दुनिया में आज जितने भी देशों को आप देख रहे हैं, वो सभी इस होड़ में लगे हैं कि कैसे भी दुनिया पर हमारा प्रभाव रहे, हमारा प्रभुत्व रहे। इसकी शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि जब मशीनें आई, इंडस्ट्रीज बनी, फैक्ट्रीज बनी, ये तो वहां से शुरू हुआ है। उससे पहले क्या हुआ था? सच्चाई तो ये है कि जितना भी यूरोप दिख रहा है आपको, यूएसए दिख रहा है, इनको कपड़े तक पहनना नहीं आता था। बाय द वे इन्होंने कैसे भी एक दूसरे के आइलैंड्स पर, कंट्रीज पर जाना स्टार्ट किया, जहां से इन्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि और देश क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन देशों पर, उन देशों की सभ्यताओं पर आक्रमण करके इन्होंने वहां पर कब्जा करना स्टार्ट किया, शासन करना स्टार्ट किया। वहां से रिसोर्सेज लूटे, संसाधन लूटे, अपनी जेबें भरी, और उन भरी हुई जेबों से वहां पर ये क्रांति लेकर के आए, मशीनीकृत किया अपने आप को, और ये आज अपने आप को बहुत बड़ा डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट की कहानी है, ये कई विचारधाराओं से शुरू होती है। विद द टाइम ये अपने आप को फिलोसोफर कहने लगे, विचारधाराएं लेके आने लगे, और वहीं से विचारधाराओं की लड़ाई है जो आज तक खींची चली आ रही है, जो कभी किसी रूप में आती है तो कभी किसी रूप में आती है। इसकी शुरुआत होती है एडम स्मिथ से। आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा कभी ना कभी। इन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब के तहत इन्होंने बताया था कि दुनिया में ऐसी क्या व्यवस्था लाई जाए कि जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो समाज है, इन सबको जो है मुनाफा मिलता रहे, इन सब का जो है प्रॉफिट होता रहे। इसके लिए एक व्यवस्था लेकर के आए, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। इन्होंने बताया पूंजीवाद कुछ होना चाहिए। इनके हाथ से पूंजीवाद से ये था कि आप अपने घर में अगर ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसी व्यवस्था बना लें कि आप अपने घर में लोकल तरीके से चूड़ियां बना रहे हैं, या साड़ियां बुन रहे हैं, या पहले आपको पता है कि चरखे से किस तरह से कपड़ा बनाया जाता था, तो वो सब आप कर रहे हैं, या जूता बना रहे हैं। इसी तरह से कहीं पर मान लो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हो रहा है, कोई मटका बना रहा है। पहले सब इसी तरह से अपने काम को करते थे, जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता था। मेहनत करके प्रोडक्शन करते थे, उसको बेचते थे, पैसा आता था, काम चलता था। तो ये कह रहे थे ये प्रकार की जो व्यवस्था है ये ठीक है, आदमी जितनी मेहनत करता है उसको पैसा मिलता है, उसके तहत वो अपना जरूरतें पूरी करता है, इससे इसकी भी जरूरतें पूरी हो रही है, मार्केट को भी माल मिल रहा है। और उनका कहना था कि मार्केट ही डिसाइड करता है कि ये आगे कितना माल बनाएगा, इसका कितना बिकेगा, क्या उसका रेट रहेगा, कितनी क्वांटिटी कब लानी है। यानी कि पूरी व्यवस्था इन्होंने कैपिटलिज्म की समझाई, जहां पर बनाने वाला, खरीदने वाला, मार्केट, ये सब शामिल है, और सब एक दूसरे को चला रहे हैं, कोई बाहरी ताकत इनको गाइड नहीं कर रही। इन्होंने जब किताब लिखी थी 18वीं शताब्दी में, उसके बाद 18वीं शताब्दी में ही इनकी मृत्यु हो गई, 1790 के आसपास आई थिंक, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद एकदम से मशीनें आना स्टार्ट हो गई, और इनको ये नहीं पता था कि मशीनों के आने से होगा क्या। जैसे ही मशीनें आना स्टार्ट हुई तो लोगों की नौकरियां जाने लगी। जो आदमी पहले अपने घर में मान लो सुबह से लेकर शाम तक 3 जोड़ी जूते बना रहा था, अब पता चला मशीनें आने से एक दिन में पता चला 1000 जोड़ी बन रहे। जो आदमी पहले पता चला एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक साड़ियां बुन रहा है, या जो भी है, 1 आध 2 साड़ी 4 साड़ी बना पा रहा है, पता चला हजारों बन रही। तो इन लोगों की डिमांड या इन लोगों का जो काम पहले चल रहा था उस हिसाब से नहीं चला। इनका पूरा का पूरा मार्केट ठप्प पड़ गया, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीनें लग गई। उन मशीनों से ज्यादा लेवल पर प्रोडक्शन होने लगा, चीजें सस्ती मिलने लगी, लोग ज्यादा खरीदने लगे, ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज और बनने लगी। और इंडस्ट्रीज का हमेशा मालिक कोई ना कोई एक होता था। इनका कहना था कि आप अपना काम कर रहे हो, आपका अपना धंधा है, आप उसके मालिक हो, आप उसे चला रहे हो। हाँ, आप जो ड्रिवन होगे, आप जो चलोगे, वो मार्केट के हिसाब से चलोगे। आज मान लो कोई मोबाइल फोन बनाता है, तो मोबाइल फोन की कीमत कोई मान लो 50,000 रखे, तो वो 50,000 मार्केट के बेसिस पर रखता है। उसका मन तो 5 लाख रखने का है, और 5 लाख नहीं रख सकता, कोई नहीं खरीदेगा उसे। तो इसी तरह से जो ओनर है वो स्वतंत्र है, मस्त तरीके से अपना प्रॉफिट कमा रहा है। यही फिलॉसफी जब मशीनीकृत इंडस्ट्रीज में पहुंच जाती है कि ओनर है, वहां भी बहुत लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, पैसा कमा रहा है, तब वहां पर एक चीज निकल करके आती है
वो है एक्सप्लॉयटेशन। ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, उनका एक तरीके से उत्पीड़न भी हो सकता है। जब इंडस्ट्रीज बड़ी लगने लग गई, इंडस्ट्रीज के एक मालिक हो गए, तो उन्होंने ये सोचा कि अब तक कैसे भी करके प्रोडक्शन बढ़ाओ, कैसे भी करके मुनाफा कमाओ। सबसे बोल दिया तुम आओ 10 घंटे काम करो यहाँ पर, किसी से बोल दिया तुम इतने घंटे काम करो, ऐसा ही होगा, इतना ही मिलेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। जब इस तरह की चीजें होने लगी तो बड़े स्तर पर जो वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास भी इसमें दो तरह की हो गई थी। एक वो जो बेरोजगार हो गई है मशीनों के आने से, और एक वो जो काम कर रही है और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वर्किंग क्लास में एक डिस्ट्रेस था, एक सेटिस्फेक्शन नहीं था, गुस्सा, समझ रहे हैं। और इस वर्किंग क्लास के गुस्से को बुनाया आगे जाकर के एक जर्मन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्ल मार्क्स। ये जो है ये है लेनिन, ये है माओ जेडोंग और ये है स्टालिन। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी, हीगल से बड़ा प्रभावित थे, एक फिलोसोफर था हीगल, उससे बड़ा प्रभावित थे। और इन्होंने एक थ्योरी दी, ये देखो ये सब जो हो रहा है वर्करों के साथ ये गलत हो रहा है, इनका उत्पीड़न हो रहा है। कोई एक आदमी मालिक बन के बैठा हुआ है, वर्कर्स को जैसे चाहे वैसे चला रहा है, वर्कर्स को मिल कुछ नहीं रहा है, उनका सिर्फ उत्पीड़न हो रहा है। ये सोसाइटी ही बेकार है, ये सिस्टम ही बेकार है, ऐसा इन्होंने कह दिया। बोले सोसाइटी ऐसी नहीं चाहिए हमें, हमें सोसाइटी ऐसी चाहिए जैसे सब लोग मिलकर के चला रहे हो और कम्युनिटी ड्रिवन हो, कम्युनिटी ड्रिवन हो, क्लासलेस हो। तो कम्युनिटी की स्पेलिंग क्या होती है? कम्युनिटी, NITY की जगह इज्म कर दो। तो कम्युनिटी द्वारा अगर कोई चीज चलाई जाए, ऐसी व्यवस्था को कम्युनिज्म कहते हैं, समझ रहे हो? कम्युनिज्म। इन्होंने कहा ये क्या है, मालिक बन के बैठ गए यहाँ पर, ये सब नहीं चलेगा, सबके सब मिलके चलाएंगे, हर चीज का ओनर हर कोई होगा। सड़क दिख रही है सब ओनर है, बिल्डिंग दिख रही है सब ओनर है, प्लेटफॉर्म दिख रहा है सब ओनर है, पुलिस स्टेशन सब ओनर है, कोई किसी एक चीज का ओनर नहीं होगा, सब सबके ओनर है। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें लेके जा सकता है। और लीजिए जब आप सब चीज के ओनर हैं, तो मान लीजिए आप किसी, मान लो टाटा मोटर्स के भी ओनर हो गए आप, तो कल को टाटा मोटर जो भी पैसा कमाएगी या जो भी मुनाफा कमाएगी, आप उसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से लेकर के जा सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे साहब इतने की जरूरत है तो आप ले जाइए, मुझे इतने की जरूरत है तो आप ले जाइए। अच्छा, इनका एक कॉन्सेप्ट और था, इनका कहना था कि कोई मालिक नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी, जैसे वर्कर क्लास, मालिक क्लास, रॉयल क्लास, ये सब कुछ नहीं होगा। कोई क्लास नहीं होगी, कोई वर्कर नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसा राजा महाराजा नहीं होगा देश का, ना कोई सरकार वैसी होगी कि एक जना सरकार बन गया है, और ना ही कोई करेंसी होगी, ना ही कोई धर्म होगा। मतलब किसी तरह का कोई ऐसा इन्होंने सब्जेक्ट लिया ही नहीं जो लोगों में भेदभाव कर सके। का ऐसा देश, ऐसा समाज बना, देश भी नहीं होगा इनकी नजर में, तो कोई बाउंड्री भी नहीं होगी, ना कोई बाउंड्री होगी, ना करेंसी होगी, ना रिलीजन होगा, ना बाउंडेशंस होंगी, सब का सब होगा, और जिसको जो चाहिए वो लेके जा सकता है। पूरी तरह से कम्युनिटी चला रही है, ऐसा इन्होंने एक विचार दिया। और जैसे इन्होंने ये विचार दिया, लोग खुश हो गए कि वाह, कोई आदमी है जो हमारी बात कर रहा है। अब मालिक होता है कोई एक दो या तीन चार लोग, और लेबर होती है बहुत, तो बहुत सारी लेबर जो क्वांटिटी में ज्यादा थी विश्व में, वो इनसे प्रभावित हो गई और सबके सब इनके पीछे आके खड़े हुए कि भाई ये विचारधारा बढ़िया। तो उसके बाद हाँ, इन्होंने ये नहीं बताया कि ठीक है कम्युनिटी सबके साथ मिलकर चलाएंगे, लेकिन चलेगा कैसे। इनका जो विचार था वो व्यवहारिक नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, थ्योरेटिकल था। ऐसा कौन सा देश है जिसकी बाउंड्री नहीं हो सकती? बिना करेंसी के आप कैसे काम चलाओगे? इन्होंने कहा जिसको जो चाहिए वो ले जाए। उसने कहा मुझे गेहूं की जरूरत है, गेहूं ले जाओ, मुझे आज एक मोटरसाइकिल की जरूरत है, मोटरसाइकिल ले जाओ,
मुझे आज मान लीजिए किसी ने कहा चप्पल ले जाओ तो चप्पल ले जाओ। समाज ऐसे नहीं चलता। तो चूंकि फिलोसोफर थे तो फिलोसॉफिकल वे में उन्होंने समझाया, तो काफी इम्प्रैक्टिकल वे में उन्होंने समझाया, लेकिन इनका कम्युनिज्म का विचार इतना मजबूत हो गया कि यही कम्युनिज्म का विचार, साम्यवाद का विचार अलग अलग नाम से दुनिया के देश अपने यहां पर अपनाने लगे। जिसमें शुरुआत करी बड़े स्तर पर वो थे लेनिन। यूएसएसआर में, या कहें कि पहले रशिया में राजशाही चलती थी, उसके खिलाफ वहां पर एक आंदोलन छेड़ा गया। अक्टूबर क्रांति हुई 1917 में रशिया में। उस क्रांति में एक बहुत बड़ा हाथ लेनिन का भी था, और वहां पर यह बोला गया लेनिन के द्वारा कि जितने भी एग्रीकल्चर वाले हैं वो सब एक हो जाओ और उन सबको भी क्रांति करनी है कम्युनिज्म के बेसिस पर। ध्यान से, वहां पर एग्रीकल्चर अभी डोमिनेंट है रशिया में 1917। तो इन्होंने कहा कि आप सभी लोग एक हो जाओ और हमें कम्युनिज्म के बेसिस पर क्रांति करनी है, और हमें कोई एक ऐसा लीडर नहीं पकड़ना जो अपनी मर्जी से देश को चलाए, हमें आपस में से किसी एक को चुनना है जो देश को चलाए। इनकी अपनी पार्टी थी। ये कहते थे कि जो वर्कर क्लास है इन्हीं में से एक पार्टी निकल के आएगी या एक नेता निकल के आएगा उसमें से, जो देश को या स्टेट को चलाएंगे या जो व्यवस्थाओं को चलाएंगे। इनका कम्युनिज्म थोड़ा व्यवहारिक था। ये तो कह रहे हैं पूरी कम्युनिटी चलाएगी। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, क्या 140 करोड़ लोग देश चला लेंगे, या एक फैक्ट्रियां चला लेंगे, या क्या चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें 140 करोड़ों में से कई सारे ग्रुप्स हमें निकालने पड़ेंगे। उस वक्त उन्होंने एक ही ग्रुप की बात करी थी कि ग्रुप निकालना पड़ेगा। वो ग्रुप स्टेट चलाएगा, स्टेट का मतलब देश चलाएगा। ऐसा ही एक ग्रुप इंडस्ट्री चलाएगा, ऐसा ही एक ग्रुप नियम कायदे कानून रेगुलेट करेगा। ऐसा इन्होंने व्यवस्था बताई, और इन्होंने अपनी क्रांति को फोकस रखा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, एग्रीकल्चर फील्ड पर, क्योंकि इनको पता था कि वहां पर एग्रीकल्चर लेबर ज्यादा है। समझ में आ गई बात? लेनिनिज्म क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे ऑफ कम्युनिज्म। इसके बाद आया स्टालिन, डिक्टेटर स्टालिन। लोग इसे डिक्टेटर स्टालिन बोलते हैं। इस व्यक्ति ने जैसी कमान संभाली, यूएसएसआर बना, और यूएसएसआर में इन्होंने कहा कि भाई देखो, एक ऐसी व्यवस्था रहेगी जिसमें कम्युनिज्म तो होगा, साम्यवाद तो होगा, लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था में हम प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे, इंडस्ट्रीज पर ध्यान देंगे। यानी कि कहे तो स्टालिन का जो आइडिया था उसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वर्तमान चाइना। वर्तमान चाइना में कम्युनिज्म है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका अपना एक डिक्टेटर है पूरी तरह से, शी जिनपिंग अपनी तरह से चीजें चला रहा है। आप शी जिनपिंग के खिलाफ अगर कुछ बोल दो, या मोबाइल में सर्च भी कर लो, या किसी से बात भी कर लो, फोन पे कह रहे हो शी जिनपिंग तो पागल है, तो आपकी आवाज जो है, आपकी बातें कहीं ना कहीं पकड़ी जाएंगी, कोई ना कोई ट्रेस कर लेगा, अगले दिन आप दिखाई नहीं दोगे। चाइना में ऐसे कई वैज्ञानिक, कई मिनिस्टर तक, जिन्होंने शी जिनपिंग के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सर्च किया या बात करी, या कोई ऐसी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करी, वो अगले दिन से गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। शी जिनपिंग क्या चाहता है, या इससे पहले जो चाइना के लीडर्स आए वो क्या चाहते थे कि चाइना में इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा हों, चाइना को इंडस्ट्रियल हब बना दो, लोगों से काम कराओ दिनों रात, सुबह से लेकर शाम तक कराओ, थोड़े बहुत पैसे दो। मतलब एक तरीके से व्यवस्था कैपिटलिज्म जैसी ला रहे हैं। और क्या कम्युनिस्ट है अपने आप को, क्या कहना है इनका, कि हम जो है भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस तरह की व्यवस्था चाइना में अभी है कि उसकी इकोनॉमी तो कैपिटलिस्ट जैसी है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी उसकी क्लोज्ड टाइप की है। क्लोज्ड टाइप की मतलब हो गया ये कि यूएसए आज कैपिटलिस्ट में सबसे आगे है, सबसे बड़ा देश है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, लेकिन यूएसए का कोई भी पेनिट्रेशन चाइना में उस तरह से नहीं है जैसे बाकी देशों में। चाइना में यूएसए की सोशल मीडिया साइट्स नहीं चलती। चाइना में यूएसए की कई कंपनीज है जो नहीं खुली हुई है वहां पे। चाइना का अपना ब्रांड्स है जो उसने यूएसए की तर्ज पर तैयार किया है। तो उसका कम्युनिज्म चाइना का जो अभी है, वो कम्युनिज्म कुछ क्षेत्रों में तो दिखाई देता है, जैसे उसकी पार्टी को चलाने का तरीका, देश में सरकार की व्यवस्था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी कई सारे उसने रोड़े लगा रखे हैं कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते, यही बाहर जाएगा, वही बाहर जाएगा। बड़ा सेलेक्टिव उसका कैपिटलिज्म है। तो ये जो व्यवस्था है डंडे की जोर पर देश को चलाने का, काम कराने का, इस तरह की व्यवस्था कुछ स्टालिन ने स्टार्ट करी थी यूएसएसआर में, तब यूएसएसआर बनाया था इसने।
लोगों से कहा प्रोडक्शन करो, इंडस्ट्रीज में काम करो। एग्रीकल्चर लेबर से कहा तुम अपने एग्रीकल्चर को संभालो अच्छे से, एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को बढ़ाओ, इंडस्ट्रीज वाले इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। और बड़े डंडे के जोर पर इसने काम कराने की कोशिश करी। नतीजा ये हुआ कि बड़े स्तर पर क्रैकडाउन हो गया, लोगों की जॉब चली गई, इंडस्ट्रीज के नाम पर किसी को जॉब मिली नहीं, लोगों ने खेत छोड़ दिए, इंडस्ट्री में काम करने के मतलब के नहीं रहे वो, और ना इतनी जल्दी इंडस्ट्री लगा पाया, ना इतनी जल्दी प्रोडक्शन बढ़ा पाया, जिससे कि एक बहुत बड़े स्तर पर भुखमरी भी आ गई और देश संकट में चला गया था। स्टालिन की ये विचारधारा थी। तो स्टालिन कम्युनिज्म जो चला रहा था, लेनिन वाले को आगे बढ़ा रहा था, और उसे पता था कि अगर लेनिन के हिसाब से चलते रहे, मार्क्स के हिसाब से चलते रहे, तो लोगों की जरूरतें तो पूरी होती रहेंगी, लेकिन देश आर्थिक ताकत नहीं बन पाएगा। तो आर्थिक ताकत बनाने के लिए इन्होंने वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करी थी, जो एक ब्लेंडर साबित हो। बाद में धीरे धीरे रशिया ने, यूएसएसआर ने काफी प्रोग्रेस करी और अपने आप को जितना कर सकता था करने का प्रयास किया। ये आते हैं माओ चाचा। माओ 1949 में चाइना में क्रांति लेकर के आते हैं, और चाइना में इन्होंने लोगों से कहा, जितने भी एग्रीकल्चर लेबर थे, ठीक लेनिन की तरह, लेनिन ने रशिया में एग्रीकल्चर लेबर को टारगेट किया, इन्होंने चाइना के एग्रीकल्चर लेबर और विलेजर्स को टारगेट किया, और बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेकर के छोटे किसानों में बांट दी। इन्होंने वही बात कही कि जो हाल इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हो रहा है, जो हाल छोटी छोटी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का हो रहा है, वही हाल छोटे छोटे किसानों का भी हो रहा है, जो बड़े किसानों के अंडर में काम कर रहे हैं या जमींदारों के अंडर में काम कर रहे हैं। इनका कहना था उनको भी हक मिलना चाहिए, उनको भी क्रांति करनी चाहिए, पूरे देश को क्रांति करके हमें अपने चाइना को महान बनाना होगा। इस तरह से लोगों को वायलेंस का भी एक मैसेज गया। इन सभी में एक बात कॉमन थी, ये लोग वायलेंस को भी प्रेफर कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अगर वायलेंस से भी क्रांति हो तो लेकर के आओ। ये व्यवस्था माओ जेडोंग ने करी अपने चाइना में, और चाइना को उस वक्त बहुत बड़ी क्रांति का सामना करना पड़ा, और जिसके बाद चाइना में एक हिंसा भी हुई, जिसकी हम चर्चा चाइना वाले चैप्टर में करेंगे। और जब इसने वहां पर ये क्रांति करवा दी, लोगों में खेत बांट दिए, फिर इसने भी वही गलती करी जो स्टालिन ने करी थी, कि मैंने एग्रीकल्चर लेबर को सेट कर दिया, उसके बाद अब एग्रीकल्चर वालों से कहो कि आओ इंडस्ट्री की लाइन में। वही काम इसने किया। एक नारा दिया था चाइना ने, अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि अब एक बड़ी छलांग मारनी है। उस बड़ी छलांग मारने का मतलब है रातों रात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर के आओ। उस चक्कर में ये भी फ्लॉप हो गए और बैकफायर कर गया मामला। फिर चाइना समझा, चाइना ने विचार किया स्टालिन के मॉडल का, अपने मॉडल का। फिर चाइना ने अपने मॉडल को थोड़ा ठीक किया, ठीक करके तसल्ली के साथ चाइना आगे बढ़ा, और चाइना ने फिर फाइनली 1978 में अपने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आया, जो हम 1991 में लेकर के आए थे। और चाइना फिर तरीके से अगले 20 साल का 30 साल का प्लान बनाते हुए अपने यहाँ पर रिफॉर्म्स करने लगा, और अपने आप को इस तरह से उसने विकसित किया कि आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समझ गए? उधर यूरोप में जो क्रांति आई थी, यूरोप में कई बड़ी कंपनीज पर इसका असर पड़ा, कई सत्ताओं पर असर पड़ा। इन क्रांति का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, आगे जाकर के जैसा कि मैंने आपको बताया यूएसएसआर में असर रहा, चाइना में असर रहा, और दुनिया में आज बात करें तो कई इतिहास में देश रहे जहां पर कम्युनिज्म का बड़े स्तर पर प्रभाव रहा, जिसमें से एक देश है क्यूबा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था क्यूबा एक देश है जिसमें क्यूबल मिसाइल क्राइसिस हुआ था, और जहां पर यूएसए और यूएसएसआर ऑलमोस्ट भिड़ गए थे। अभी उस केस को भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो, यहां पर एक छोटा सा देश है क्यूबा, कम्युनिस्ट कंट्री, फिडेल कास्ट्रो यहाँ का मुखिया। ऐसे ही यहाँ पर देखोगे वियतनाम, हो ची मिन ने कम्युनिज्म का सहारा लेकर के अपने यहाँ पर इंडिपेंडेंस लेकर के आया, स्वतंत्रता लेकर के आया। नॉर्थ कोरिया, वहां पर कम्युनिज्म का सहारा लेकर के इन्होंने अपने आप को एक वंशानुगत राजशाही में लेकर के आ गए। उसी तरह से आप देखेंगे चाइना है, रशिया है। इस तरह से अलग अलग देशों ने, ये वो मेन देश रहे हैं जिन्होंने इसके एग्जाम्पल सेट किए कम्युनिज्म के। कम्युनिज्म की सबसे नेगेटिव बात क्या है? सबसे नेगेटिव बात यह है कि ये आपको क्रांति के नाम पर, समाज के उत्थान के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर आपको आपकी जड़ों से दूर करता है, आपको आपके निजी हित से दूर करता है,
आपसे कहता है कि आपको कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो आप मान लो कभी आपको लगा कि मुझे 1 लाख रुपए घर ले जाने हैं, भविष्य में काम आएंगे, तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अभी कितनी जरूरत है? आपने कहा जरूरत तो 20,000 की, तो 20 लेके जाओ, ये 80,000 बचे हैं, ये बाकी कम्युनिटी में बांटो। तो इससे आप वंचित हो गए। आपने कहा कि मैं सोच रहा हूँ अपने घर में ना एक डबल मंजिल बनवा लूं ऊपर। ये पूछेंगे अच्छा तुम्हें कितने कितने लोग हो तुम लोग? कि हम 4 लोग हैं। नीचे कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। बस इतने रहने दो, ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, जो पैसा ऊपर वाले लग रहा है किसी और को दो। आपसे आपने सोचा कि काम करते हैं कि आज अपने आप बनना एक हवन करा लेते हैं हनुमान जयंती। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, हनुमान जी बचाने नहीं आएंगे। जब आपके घर में संकट आएगा तो ना कोई किस्मत साथ आएगी, ना धर्म साथ आएगा, ना भगवान साथ आएंगे। जो है वो आपका अपना कौशल है, आपकी अपनी मेहनत है, समाज काम आएगा, आपकी कम्युनिटी काम आएगी। इसलिए जो पैसा आप भवन में लगाने वाले हो वो समाज में लगा, कम्युनिटी में लगा। आप भी कहोगे हाँ बात तो सही है। उसके बाद ये आपसे कहेंगे कि आपने कहा कि साहब मैं सोच रहा हूँ बच्चों को घुमा लाऊं आज, या अपने भाई बहनों को, या कि दोस्तों के साथ घूम आऊं कहीं बाहर। तो ये कहेंगे घूमने में पैसा खर्च होगा, घूमने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा करो। मतलब आपको दिनों रात इतना डिक्टेट करेंगे, इतना बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, कि आप एक तरीके से इनके प्यादे बन के रह जाओगे। और आपके अंदर समाजवाद और समाज इतना फूंक देंगे कि आप इनके तरीके से चलते फिरते ज़ॉम्बी हो जाओगे। जैसे एक धार्मिक गुरु होता है, अगर लोगों ने उस पर श्रद्धा कर ली, वो धार्मिक गुरु चाहे कितना भी बड़ा कल्प्रेट निकल आए, रेपिस्ट ही निकल आए, लेकिन लोगों की श्रद्धा नहीं जाती उससे। धार्मिक गुरु कहता है कि हाँ तुम्हें इतना चढ़ावा देना है तो लोग दे देते हैं। धार्मिक गुरु कहता है तुम्हें ये करना है तो ये कर देते हैं। कई लोग तो धार्मिक गुरु बन भी जाते हैं, ये कहते थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना मेरे बारे में क्या कहता है, और लोग उसको भी देखना सुनने जाएंगे। तो ऐसे ही कम्युनिज्म है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है। जब हम इतिहास देखते हैं तो लगता है कम्युनिज्म भी एक अफीम है। कम्युनिज्म में आप, धर्म में लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं, अफीम में अफीम का सहारा ले रहे हैं, शराब में शराब का सहारा ले रहे हैं, सिगरेट में सिगरेट का सहारा ले रहे हैं। आप समाज का सहारा दे रहे हो। नशा तो आप भी करवा रहे हो लोगों को। नशा किस बात का? समाज सेवा का। इस वजह से लोगों में एक ऐसी भावना आ गई कि ठीक है तुम जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। जब शासक को लगा कि यार मैं जो कह रहा हूं लोग मान रहे हैं, जैसा कह रहा हूं वैसे कर रहे हैं, तो शासक के अंदर एक डिक्टेटरशिप आती चली गई। यही कारण है कि जिस जिस देश में कम्युनिज्म रहा वहां का शासक डिक्टेटर टाइप का हो गया। जब लोगों की जड़ें आप काट दो, संस्कृति काट दो, उनके निजी विचारों को खत्म कर दो, सिर्फ समाज समाज करते रहो, तो लोग फिर आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। इसलिए रशिया आज देखिए डिक्टेटर टाइप का है, चाइना डिक्टेटर टाइप का है, नॉर्थ कोरिया प्योर डिक्टेटर है, उधर क्यूबा डिक्टेटरशिप में फंस गया था, उधर वियतनाम में यही हाल था। इसलिए ये सारी चीजें हुई। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया कि ये जो कम्युनिज्म है इसी में से एक सेक्शन निकल के आया सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद और कम्युनिज्म में एक बारीक सा अंतर है कि कम्युनिज्म थोड़ा हार्ड है, क्रांति लेकर के आओ, चाहे हिंसा से क्रांति आए, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए। और सोशलिज्म कहता है, एक शौक है, वो कहता है कि सबके कल्याण का ध्यान रखो, वेलफेयर सोसाइटी बनाओ, ऐसा करो, उनका भी ध्यान रख लो। कम्युनिज्म थोड़ा अकड़ में ऐसा है, तुम्हें 20,000 की जरूरत है, 20,000 लेके जाओ, 80,000 बाकी बांट दो। कम्युनिज्म। सोशलिज्म देखो अभी तुम 20,000 ले जाओ, बाकी थोड़ा पैसा काम करते हैं, बेचारा इसको दिक्कत है, इसको दे देते हैं, इसका काम चल जाएगा। कहोगे चलो ठीक है ठीक। सोशलिज्म। कम्युनिज्म कहता है जिसको जो जरूरत है लेके जा सकता है, जरूरत, लालच नहीं। आपको 20,000 की जरूरत है, लेके जाओ, वो रोकेगा। लेकिन आप सोचो 80,000 ले जाओ, भविष्य में कमा नहीं, बोल। सोशलिज्म क्या कहता है कि सब में बराबर बराबर बटेगा।
आपने जितना काम किया, जो आपका काम है उस हिसाब से, आप क्लर्क हो, क्लर्क वाला बराबर वेतन मिलेगा, ऑफिसर हो, ऑफिसर वाला बराबर वेतन मिलेगा। कम्युनिज्म ये नहीं बता रहा है कि स्टेट को चलाएगा कौन। कम्युनिज्म ये कह रहा है कि सारी फैक्ट्रीज पूरे समाज की हैं। सोशलिज्म ये कह रहा है कि सारी फैक्ट्रीज, सारा सिस्टम, सारी प्रॉपर्टी स्टेट की है। किसकी है? स्टेट, देश की। देश किसका है? सबका है। इसलिए स्टेट भी उसका जो प्रयोग करेगा वो जनता के लिए ही करेगा। यानी कि कम्युनिज्म ये कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है बाहर, ये प्लेटफॉर्म आप सबका है, जो कि इम्प्रैक्टिकल बात है। सोशलिज्म ये कह रहा है कि आप सबके बिहाफ पर, आप सब में से ही एक सरकार चुन करके केंद्र में बैठी हुई है, उस सरकार का ये प्लेटफॉर्म है। बेसिकली सरकार भी इसे आप ही का मान रही है, लेकिन इनडायरेक्टली सरकार के होते हुए वो आपका है। ये सोशलिज्म कह रहा है। तो सोशलिज्म में, समाजवाद में जो जो सत्ता है या जो जो मालिकाना है, वो सारा कुछ किसका होता है? सरकार का। इसमें सरकार तय करती है क्या रेट रहेगा, कितने बजे काम करने आओगे, कितना वेतन मिलेगा, कितना काम करना है, क्या बनाना है, क्वालिटी कैसी रहेगी, सब सरकार बताती है। और सरकार क्यों बता रही है? क्या सरकार को अपनी जेबें भरनी है? सरकार इसलिए बता रही है क्योंकि सरकार को बेहतर पता है कि हमें किसी धन का उपयोग कैसे करना है कि सभी की भलाई हो जाए। सरकार एक तरह से पेरेंट्स है। जैसे पेरेंट्स को पता है कि हमारा ये बच्चा कमजोर रह रहा है, तो वो उस बच्चे को थोड़ा ज्यादा पैसा देते हैं। ऐसी सरकार है, उसे लगता है कि ये गरीब रह रहे हैं, तो उनकी थोड़ी मदद कर देते हैं, चलो ऐसा एक्स्ट्रा ये दे देते हैं। और सोशलिज्म से ही आया है फ्रीबीज। आप सुनते हैं कि साहब फ्रीबीज, हर महीने इतने 1000 रुपए, तब इतना अन्न देंगे, इतना खाना देंगे, इतना ये करेंगे, इतना वो करेंगे, वैक्सीन फ्री, बीमा फ्री, फलाना ठिकाना, जो कुछ भी चल रहा है, ये सब समाजवाद सोशलिज्म के ही अंग हैं। समझ रहे हो? तो सोशलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जो उन गरीबों पर भी ध्यान दे रही है जिन तक लाभ नहीं पहुंच पाया कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म के माध्यम से। अंतर समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? जैसे मान लो कोई पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के 5 बच्चे हैं, उन पेरेंट्स ने 5 बच्चों को कह दिया कि अब तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा है, मतलब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी सब कुछ उन्हीं की है, घर उनका है, बिजनेस उनका है, गाड़ियां उनकी है, सारा कुछ उनका है। उनसे कह दिया तुम्हें जैसे चलाना चलाओ, सब सबका है, लिखित में नहीं दिया कि 1/5 तुम्हारा, 1/5 तुम्हारा, सबका सब है, चलाओ, तो खींचातानी मचेगी। मान लो, और ये भी कह दिया कि जो बिजनेस है उससे जो फायदा आए आपने अपने जरूरत के हिसाब से चला लेना। उसमें एक बेटा कह रहा है कि अरे मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, दूसरा कह रहा है मुझे 50 की जरूरत, तो लड़ाई होगी। क्या तू 1 लाख ले रहा, मैं 50 क्यों लूं? प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब पेरेंट्स सब कुछ बच्चों पर छोड़ दे रहे हैं कि बिजनेस, घर, ये गाड़ी वाड़ी सब तुम ही देखो अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जो चलाने चला लो, सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि कायदे से समाज ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। आप समझ रहे हो? कई बार आप देखते होंगे कि किसी एक दुकान में एक कोई पिता टाइप के हैं और उनके 3 या 4 लड़के हैं जो मिलकर के दुकान चला रहे हैं। जो बनिया की दुकान जनरली ऐसी होती है। तो आपके दिमाग में कई बार ख्याल आता होगा कि यार जब इनका जो मुनाफा आता होगा, क्या ये उसको बराबर बराबर बांटते होंगे, या पिताजी को दे देते होंगे, वो सब में बांटते होंगे, या ये आता है ख्याल? नहीं आता तो आप समाज में जिंदा नहीं है, आना चाहिए। और सबसे अच्छा ये लगता है, या सोचने में ऐसा लगता है कि इनका अपना एक तिजोरी होगी या अकाउंट होगा या एक बक्सा होगा जिसमें पूरे महीने की कमाई डाल देते होंगे, सब लोग उसी में से यूज करते रहेंगे जिसको जो चाहिए। वही दूध का खर्चा देना है, लोग उसमें से दे दिया, किसी को गाड़ी लानी है इसी में से गाड़ी खरीद लाया, किसी को जूते लाने हैं इसी में से जूते ले आया, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। ऐसा सबसे अच्छा यही है, नहीं समझे? किसी घर में अगर किसी पिता को पैसे का बड़ा हिसाब किताब करना पड़ रहा हो बच्चों में, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता सुनने में। और कोई घर ऐसा है जहां पर पैसा आ रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, जिसको जैसे जरूरत पड़ रही है लोग कर रहे हैं, और कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो उसमें एक भाई ये नहीं कह रहा कि यार तू पूरे महीने में ज्यादा खर्च कर देता है, तू उसमें से ज्यादा पैसे ले जाता है, मैं तो लेके जाता नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं कह रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ये कम्युनिज्म, समझ रहे हैं? ये कम्युनिज्म है, ये आइडियल व्यवस्था है, ये होना बड़ा मुश्किल है, पर अगर कहीं है तो बड़ा अच्छा।
सोशलिज्म क्या है? पूरा पैसा जो महीने भर का इकट्ठा हुआ वो किसके पास जाएगा? पिताजी के पास। आप पिताजी बताएंगे कि हाँ तुम्हें इतना चाहिए ये लो, तुम्हें इतना चाहिए ये लो, तुम्हें इतना चाहिए ये लो। एक लेवल तक तो बराबर बराबर सबको देंगे। फिर उनको लगता है कि अच्छा तुम थोड़े से कमजोर पड़ रहे हो, तुम चलो ठीक है तुम थोड़ा और सपोर्ट ले लो। ये सोशलिज्म है। समझ गए निरंजन जी? अभी भंडारा चले और यहाँ पर एक भगोना भर के खिचड़ी रख दी जाए और कह दिया जाए कि अपने हिसाब से ले लो, क्या हाल करोगे? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म। और भगोने पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए जो सबको दे रहा हो, आजा तुम छोटे बच्चे हो तुम थोड़ा लोगे, तुम जब बड़े हो तुम मोटे से हो तुम ज्यादा लो, तुम ऐसे हो तुम ये लो। ये क्या है? और तीसरी व्यवस्था, वो बॉडी शेमिंग। क्या? आऊंगा आप पे, आऊंगा अभी। आप पे आए बिना क्लास नहीं हो सकती। और इसी में वो जो खिचड़ी का भगोना रखा हुआ है, उसमें खड़ा हुआ व्यक्ति पैसे लेकर के करना स्टार्ट कर दे। हाँ 5 रुपए की खिचड़ी ये लो, 10 रुपए की खिचड़ी ये लो। क्या है? समझ गए? इन तीन, ये सॉरी दो व्यवस्थाओं का, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म मुख्यतः इन्हीं का खेल है जिसने पूरे कोल्ड वॉर को एक तरीके से डोमिनेट करके रखा। पूरा जितना भी शीत युद्ध है, ये कालखंड है, कोल्ड वॉर है, इसमें लड़ाई ही सी बाकी रही। अमेरिका कहता है कि हम तो कैपिटलिज्म थोपेंगे पूरी दुनिया में। यूएसएसआर कहता है कि कम्युनिज्म छाएगा देख लेना। इन दोनों की लड़ाई में कम्युनिज्म हार गया, कम्युनिज्म को घुटने टेकने पड़े और 1991 में यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए। कैपिटलिस्ट यूएसए जीता। कैपिटलिस्ट कहता है कि जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, पैसे वाले बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सोशलिज्म, कम्युनिज्म कहता है कि एक एक अमाउंट तक तो सबको मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है कि मेहनत कर रहे हो तो फल मिले ना मिले कोई पता नहीं है। ये यानी कि कम्युनिज्म सोशलिज्म में आपकी कम से कम रोटी कपड़ा मकान की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो तो पूरी होती रहेंगी, यहाँ उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ने की बहुत पूरा आसमान खुला हुआ है। यहाँ पर कितनी मेहनत चल लो वेतन उतना ही मिलेगा। सरकारी नौकर, सोशलिज्म। सरकारी नौकरी क्या है? आप दिनों रात कितनी मेहनत कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी इनोवेशन कर लो, तनख्वाह उतनी मिलेगी। कैपिटलिज्म में क्या है? ज्यादा मेहनत करोगे, कंपनी को ज्यादा फायदा कराओगे, कंपनी प्रमोशन दे देगी, तनख्वाह बढ़ गई आपकी, इंसेंटिव भी देती है आजकल तो। इस वजह से जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी या यूएसएसआर था वो एक लिमिट तक तो ग्रो कर गया, उसके बाद नहीं कर पाया, जहां पर अमेरिकानों से पछाड़ दिया। समझे? ये एक नेगेटिविटी है। सोशलिस्ट व्यक्ति, कम्युनिस्ट व्यक्ति तसल्लीपूर्ण होता है, संतोषी होता है, उसे पता है कितना भी फड़फड़ा लूं इतने ही पैसे मिलेंगे, यही अफोर्ड कर सकता हूँ, यही जिंदगी रहनी है, इतने पर रिटायर हो जाऊंगा, इतना पैसा मिलेगा। वो एक लिमिट में सोचता है और उसे पता है कि डेली पेट भरता रहेगा, कभी मैं भूखा नहीं मरूंगा। कैपिटलिस्ट वाले का क्या है कि हाय मैं ये भी कर लूं, हाय मैं वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। कैपिटलिस्ट व्यक्ति पहले मान लो एक कोचिंग खोलता है, फिर 3 खोलता है, फिर मान लो ऑनलाइन खोल दे, फिर वो सोचे कि नहीं मैं 2 ब्रांच और खोल दूं, फिर वो सोचे कि मैं ट्यूशन भी स्टार्ट कर दूं, फिर वो सोचे कि मैं ये भी स्टार्ट कर दूं। तो आदमी टेंशन में रहता है कि ऐसे मैनेज करूं, क्या करूं, हेल्थ चला जाता है। और इसीलिए टेंशन का शिकार होता है। कुछ लोग बड़े बड़े, आपने घरानों के बड़े बड़े देशों के लोग देखे होंगे, डेली डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं तब उन्हें नींद आती है, नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश आपको बताए जाते हैं कि एजुकेशन में और हेल्थ में बहुत आगे हैं, ये एंटी डिप्रेशन खाने में भी आगे हैं। यूएसए में कई मतलब हर 3 में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ये गोली शाम को खाते हैं तब उन्हें नींद आती है। ये कैपिटलिज्म का नेगेटिव पॉइंट है। साउथ कोरिया में सुसाइड, डेथ का चौथा सबसे बड़ा कारण है। ये कैपिटलिज्म की नेगेटिव बात है। सोशलिज्म में ये सब देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है, उसके तहत मारकाट होती है। ठीक है।